तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन, या इसी को हम एंडोक्राइन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसको बंद कर दीजिए। आपने देखा, ये इसके पहले पढ़ा होगा, शरीर में जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो दो तरह के हैं। एक है न्यूरल कंट्रोल, दूसरा है हार्मोनल। ठीक है ना? तो न्यूरल कंट्रोल और हार्मोनल कंट्रोल ये दो तरह का कंट्रोल कह लें या कोऑर्डिनेशन कह लें। ये कोऑर्डिनेशन हमारे शरीर को व्यवस्थित रूप से काम करने में सहयोग करता है। ठीक है, जैसे आपने खाना खाया, तो खाना खाने के बाद जो भी भोजन अंदर गया स्टमक इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली जो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट चलते रहते हैं या पेंडुलर मूवमेंट चलते हैं भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होगा, न्यूरल कंट्रोल। पाचन की क्रिया नियंत्रित अगर नहीं होगी, लगातार अगर जूस का सिक्रेशन होता रहेगा तो भी प्रॉब्लम है, और अगर जूस का सिक्रेशन नहीं हो रहा तो भी दिक्कत है। तो यहाँ पर आधा काम तो होता है नर्व्स के द्वारा, जो मस्कुलर मूवमेंट को इंटेस्टाइन में कंट्रोल करता है। उसके बाद आपने पढ़ा होगा स्टमक में गैस्ट्रिन हार्मोन होता है, इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम में हमने 5 तरह के हार्मोन बताए थे। तो वो सब हार्मोन क्या करते हैं, डाइजेशन के आगे के मैकेनिज्म को कंट्रोल करते हैं। तो ये तो होगा डाइजेशन का कंट्रोल। अब न्यूरल कंट्रोल कहाँ से शुरू होता है? ब्रेन से। ठीक है, ब्रेन में आपको मालूम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से एक नर्व आती है, और वो नर्व आपके ब्रेन से ग्लूकोज के लेवल को चेक करके, और जो आपकी एनर्जी की स्थिति होती है उसके अनुसार भूख को घटाने या बढ़ाने का काम करती है। तो आपका हंगर सेंटर क्या है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो जो लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं उनको क्या होता है, हाइपोथैलेमस में भूखे रहने की संवेदनाएं लगातार रिलीज होती है, जिस कारण से ज़्यादा खाना खाते हैं। ठीक है, सेहत ज़्यादा रहती है। कुछ लोग अनावश्यक तनाव लेते रहते हैं, उस कारण से हाइपोथैलेमस रिलैक्स नहीं हो पाता, तो उस कारण से भूख कम लगती है। ठीक है, तो एक तो कंट्रोल आपका ब्रेन से हाइपोथैलेमस से, दूसरा हाइपोथैलेमस से ही हाइपोथैलेमस में न्यूरल सेंटर है, वो न्यूरल कंट्रोल कर रहे हैं, और हाइपोथैलेमस में ही हार्मोनल कंट्रोल भी हो रहा है। आपको अभी तक ये पता था कि पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, यही हम लोग पढ़ते थे, लेकिन अब ये नहीं कहते, अब ये कहते हैं कि हाइपोथैलेमस मास्टर ग्लैंड। पूरे शरीर के जितने भी हार्मोनल सिस्टम में ग्लैंड्स हैं, बंद कर दो बेटा, उन सभी ग्लैंड्स को और इंक्लूडिंग पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो पूरे शरीर पर नियंत्रण न्यूरल और हार्मोनल सिस्टम द्वारा होता है। तो नर्व कंडक्शन आपका चैप्टर चलेगा, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ये हमें लगता है कल के बाद नेक्स्ट 4 दिन ये है चैप्टर चलेगा। और हाँ, एंडोक्राइन सिस्टम या केमिकल कोऑर्डिनेशन हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन शब्द यूज किया गया है इसमें, ना कि एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है ना, ये शब्द बदल दिया गया, बेसिकली टॉपिक सेम है। ठीक है, होता क्या है कि शरीर के अंदर जैसी भी जरूरत है उस हिसाब से सामंजस्य बनाया जाता है। अगर ग्लूकोज लेवल कम है तो उसको बढ़ाने के लिए इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। जब ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है तो इंसुलिन को सिक्रेशन कंट्रोल करने के लिए ग्लूकागॉन सिक्रेट होने लगता है। ऑटोमेटिकली ये हार्मोन्स में फीडबैक मैकेनिज्म होती है, कोई चीज़ ज़्यादा हो गई तो उसको कंट्रोल कर दिया जाता है, कोई चीज़ कम हो गई तो उसको बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे शरीर की पूरी मैकेनिज्म नर्व्स और हार्मोन्स द्वारा कंट्रोल होती है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं, दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं।
ये ग्लैंड्स होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? एक्सोक्राइन, और दूसरी होती है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी ग्लैंड, जैसे एक कोई ग्लैंड है, वो ग्लैंड बाद में किसी डक्ट के माध्यम से किसी विशेष ऑर्गन तक अपने फ्लूइड को पहुंचाती है, उसको बोलेंगे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे आपने लीवर पढ़ा, लीवर से एक बाइल डक्ट निकलती है गॉल ब्लैडर में, फिर बाइल जूस आगे जाता है, ड्यूडनम में पहुंचता है। इसी तरह से पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज में क्या है? एक डक्ट है। ये डक्ट के माध्यम से कोई भी फ्लूइड्स आगे पहुंच रहे हैं, वो फ्लूइड वहीं के वहीं स्रावित नहीं हो रहे हैं, वहीं के वहीं जो है नहीं पहुंच रहे, बल्कि किसी नलिका के माध्यम से वहां पहुंचाए जा रहे हैं जहां उनकी आवश्यकता है। ऐसी ग्लैंड कहलाती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। और ऐसी ग्लैंड्स द्वारा एंजाइम स्रावित किए जाते हैं, जिसको हम अलग से पढ़ेंगे। एंजाइम एक अलग चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। और ऐसी ग्लैंड्स जिनमें डक्ट नहीं होता, उनको क्या बोलते हैं हम? डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। और वो क्या स्रावित करते हैं? हार्मोन स्रावित, ठीक है। और अब डक्टलेस ग्लैंड जो हार्मोन स्रावित करते हैं, उनमें क्या स्थितियां हैं? हार्मोन, जैसे ये सेल है, ये सेल्स हैं, इन सेल्स द्वारा कोई हार्मोन स्रावित किया जा रहा है, तो वहाँ पास में जो ब्लड वेसल है उसमें उसको रिलीज कर दिया जाएगा बिना किसी डक्ट के। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर ये हार्मोन ब्लड वेसल से पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब ब्लड के साथ ये हार्मोन पूरे शरीर में रोटेट होते रहेंगे, जहां पर उनका उपयोग है उस ऑर्गन में उस हार्मोन को पहचानने वाले रिसेप्टर सेल्स होते हैं। अब समझा देंगे? हार्मोन किसी ऑर्गन को नहीं पहचानते, बल्कि उस ऑर्गन में पाए जाने वाले रिसेप्टर उस हार्मोन को पहचान लेते हैं। ब्लड तो पूरे शरीर में ब्लड वेसल्स के माध्यम से पहुंचता है, उस ब्लड वेसल्स में हार्मोन्स भी रोटेट होते रहते हैं, और वो हार्मोन के रिसेप्टर जहां पर होते हैं वहां पर वो हार्मोन काम करने लगता है, ठीक है। तो हार्मोन्स के रिसेप्टर सभी जगह के अलग अलग हैं। जैसे आप कुछ हार्मोन्स होते हैं जो स्पेसिफिक ग्लैंड में ही उनके रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है TSH, तो उसके रिसेप्टर कहाँ पर होंगे? थायराइड ग्लैंड में। एड्रिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन है, तो उसके रिसेप्टर एड्रिनल ग्लैंड में होंगे। गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन है, उसके रिसेप्टर गोनेड्स यानी टेस्टिस या ओवरीज में होंगे। तो कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो किसी विशिष्ट भागों में ही काम करते हैं और वहां पर उनको पहचानने के लिए रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं पूरे शरीर में काम करते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन। आपकी वृद्धि या विकास तो पूरे शरीर में एक साथ होता है। ऐसा तो होता नहीं किसी के पैर लंबे हो गए सिर छोटा हो गया, हाथ लंबे हो गए कंधे छोटे हो गए। पूरे शरीर में जैसे आप थे, एक समान रूप से विकास बचपन से बड़े तक होता चला गया, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन शरीर के सभी सेल्स में बराबर जाता है और सभी सेल्स में उसके रिसेप्टर्स हैं। उस कारण से सभी सेल्स में सभी ऑर्गन्स में ग्रोथ जी उम्र बढ़ने के साथ एक साथ होती है, ठीक है। तो हार्मोन्स के रिसेप्टर्स अगर हैं तो वो हार्मोन्स को पहचान लेते हैं और उस जगह पर वो हार्मोन काम करने लगते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन शरीर की सभी कोशिकाओं में काम करता है, बाकी हार्मोन्स विशिष्ट जगह के लिए निश्चित हैं, नियत हैं और वहीं पर काम करते हैं, ठीक है। बस समझ आ गया। अब रिसेप्टर्स के बारे में ये भी जान लीजिए कि रिसेप्टर्स बनते रहते हैं और डिजनरेट भी होते रहते हैं। जरूरत के हिसाब से रिसेप्टर्स कम या ज़्यादा शरीर की कोशिकाएं बनाती हैं और अगर जरूरत नहीं है तो उनको डिजनरेट यानी विघटित भी कर देती हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत सारी दवाइयाँ ज़्यादा लेते हैं, दवाइयों में खासतौर से स्टेरॉइड्स होते हैं जो शरीर की ग्रोथ के लिए ग्रोथ प्रमोट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं जो बहुत तेज़ी से काम करते हैं, तत्काल उसके लाभ मिलते हैं दवा के रूप में, कोई विशेष
प्रॉब्लम है तो इमीडिएट रिकवरी के लिए यूज कर लिए जाते हैं। कुछ स्टेरॉइड्स धीरे धीरे काम करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग अपने जो मसल्स बनाना चाहते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए तो स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, तो वो तुरंत मसल्स नहीं बनती, मसल्स बनने में टाइम लगता है, लेकिन वो स्टेरॉइड्स जो है वो जो ले रहे हैं वो मसल्स की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। विशेष तरह के हार्मोन्स होते हैं जो स्टेरॉइड के रूप में हम लोग लेते हैं, ठीक है, या हार्मोन्स भी स्टेरॉइड फॉर्म में होते हैं। तो अब जो भी हार्मोन आपका शरीर के विशिष्ट भाग में उपयोग में आ रहा है उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसका सिक्रीशन होता है। आपको ग्रोथ के लिए जितनी ज़रूरत है उतना ब्रेन से हार्मोनल सिक्रीशन होता है, लेकिन अगर आपने स्टेरॉइड्स ऊपर से लेने शुरू कर दिए तो लंबे समय में क्या होगा, आपका ब्रेन देखेगा कि ब्लड में हार्मोन्स पर्याप्त मात्रा में है तो ब्रेन अपना सिक्रीशन कम कर देगा, ठीक है ना। तो अब ऐसी स्थिति में जब आप ड्रग्स लेते हैं या ऐसे स्टेरॉइड्स लेते हैं तो आपके शरीर में जो नेचुरल हार्मोन्स का सिक्रीशन है वो बंद हो जाता है या कम हो जाता है, और आर्टिफिशियल फिर हार्मोन्स या दवाइयाँ या स्टेरॉइड्स आपको लेने पड़ते हैं लगातार, वो आप उसके लिए एडिक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत सारे आप जो मल्टीविटामिन पाउडर आ रहे हैं ना आजकल, बॉर्नवीटा, प्रोटीनेक्स और इस तरह की बातें हैं, अच्छे लाभ के लिए उसमें स्टेरॉइड्स बहुत सारी चीज़ों में डाल दी जाती हैं और वो स्टेरॉइड्स ग्रोथ देते हैं अच्छी, आपको रिजल्ट तो दिखाई देते हैं, लेकिन बॉडी का जो नेचुरल हार्मोनल सिस्टम है अच्छे से, यानी जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सामंजस्य किसके माध्यम से, नर्व्स के माध्यम से। ब्लड में देखा कि लगातार हार्मोन्स मेंटेन है, लेवल मेंटेन है, तो ब्रेन की वो सेल्स निष्क्रिय हो जाती हैं और लंबे समय में वो हार्मोन का सिक्रीशन कम कर देती हैं, तो उससे बाद में दिक्कतें होती हैं, ठीक है। तो रिसेप्टर सेल्स समझ में आ गई। रिसेप्टर सेल्स समय समय पर जैसे अब होता क्या है कि रिसेप्टर्स की आवश्यकता, वो हार्मोन की जरूरत पूरी हो गई, जैसे अब ग्रोथ हार्मोन है तो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बंद नहीं होता, थ्रू आउट लाइफ आजीवन ग्रोथ हार्मोन स्रावित होता है, लेकिन आपकी ग्रोथ तो नहीं होती ना, ग्रोथ तो एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाती है, ठीक है। तो इसलिए नहीं होती ग्रोथ क्योंकि एक निश्चित उम्र पर वो रिसेप्टर सेल्स बननी बंद हो जाती है, हार्मोन सिक्रीट होता है लेकिन उसको पहचानने वाली रिसेप्टर सेल्स नहीं बनती, तो हार्मोन का उपयोग नहीं हो पाता सेल में, ठीक है। तो इसीलिए बता रहे हैं कि एक निश्चित उम्र के साथ साथ में ये रिसेप्टर सेल्स डीजनरेट होती हैं या जरूरत के हिसाब से बनती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इंडोक्राइन सिस्टम में जो हार्मोन स्रावित होते हैं ब्लड के माध्यम से शरीर के जिस भाग में जाएंगे उस भाग में जहाँ पर उनका काम है वहाँ की सेल्स उनको पहचान लेती हैं और रिसीव करने के लिए रिसेप्टर सेल्स होती हैं, उसको पहचान करके उनके माध्यम से आगे प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को एक्टिवेट कर देती हैं, शरीर की ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो इनके पास नलिकाएं ना होने के बावजूद भी ये पूरे शरीर में काम करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, ये जो सेल्स हैं वो भी कई तरह की हैं। कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो ऑटोक्राइन हैं, यानी जो सिक्रीशन कर रही हैं वो किसके लिए कर रही हैं, अपने लिए ही कर रही हैं। ऑटोक्राइन सेल्स, ऑटोक्राइन हार्मोन स्रावित करने वाली जो एंडोक्राइन सेल्स हैं, कुछ ग्लैंड्स ऐसी जो ऑटोक्राइन है यानी अपने लिए ही हार्मोन स्रावित करती हैं, उनको बोलते हैं लोकल हार्मोन्स, ठीक है, जो उस निश्चित क्षेत्र के लिए ही काम करते हैं, वो अपने लिए काम करते हैं। दूसरी सेल्स होती है जो पैराक्राइन सेल्स कहलाती हैं। पैराक्राइन सेल्स जैसे ये पैरेलल मतलब होता है समानांतर, है ना, तो इस सेल के पैरेलल कौन सी सेल्स है, ये 1 2 3 4 5 सेल्स हैं। तो पैराक्राइन हार्मोन क्या करेगा, एक निश्चित क्षेत्र में यहाँ 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 इन सभी पर काम करेगा। ये दोनों लोकल हार्मोन्स हैं, ठीक है, ये एक निश्चित क्षेत्र के लिए ही स्रावित होते हैं, और बाकी जो एक्सट्रिंसिक हार्मोन्स हैं वो यहाँ स्रावित होकर के ब्लड के साथ में शरीर के दूर भागों में चले जाते हैं, वो होते हैं एक्सट्रिंसिक हार्मोन। तो एक्सट्रिंसिक हार्मोन, पैराक्राइन हार्मोन और ऑटोक्राइन हार्मोन में अंतर आपको समझ में आ गया। जो हार्मोन अपनी ही सेल के लिए काम करते हैं ऑटोक्राइन हार्मोन, जो अपने आसपास एक निश्चित रेंज में काम करते हैं पैराक्राइन हार्मोन, और जो दूर जाके काम करते हैं वो कहलाते हैं एक्सट्रिंसिक हार्मोन। ये कहना, और पैरासिम्पैथेटिक और पैराक्राइन और ऑटोक्राइन कहलाते हैं लोकल हार्मोन,
ठीक है, तो ये टर्म आपको याद रहेंगे। पैरा यानी पैरेलल, आसपास की सेल्स में, ऑटो मतलब स्वयं के लिए, और एक्सटेंसिव हार्मोन जो दूर जाके काम करते हैं। ठीक है, अब फिर देखिए हार्मोन्स मूलतः क्या होते हैं, प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। हाँ, एक्सट्रेंसिक और इंट्रिंसिक ये दो शब्द हैं। इंट्रिंसिक जो अंदर ही काम करे उसी जगह पर, ठीक है, और एक्सट्रेंसिक जो एक्सटर्नल एरिया यानी दूर जाके काम करे। ठीक है, तो जो हमने पैराक्राइन और ऑटोक्राइन हार्मोन बताए हैं वो इंट्रिंसिक हार्मोन है, उसी जगह पर एक निश्चित क्षेत्र में या एक निश्चित सेल में काम कर रहे हैं। और दूसरे जो हार्मोन दूर जाके काम कर रहे हैं या शरीर के दूसरे भागों में काम कर रहे हैं वो कहलाते हैं एक्सट्रिंसिक हार्मोन। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल सब में, इन मतलब अंदर, एक्स मतलब बाहर, एक्सट्रिंसिक सेल के बाहर दूर जाके काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हार्मोन का नेचर क्या होता है, प्रोटीन या लिपिड से बने होते हैं। ठीक है, लिपिड या ईस्टर। ठीक है, आपने देखा होगा आपके जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है तो उसके ईस्ट नाम क्या है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है ना, कार्पस ल्यूटेयम से अर्थ होता है ना, ये सब कैसे हैं, ईस्टराइड, लिपिड से बने हुए हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन क्या है, प्रोटीन से बने हुए हार्मोन। तो हार्मोन ज़्यादातर प्रोटीन से बने हैं, लेकिन कुछ हार्मोन्स किससे बने होते हैं, लिपिड से बने होते हैं या कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं, स्टेरॉइड से बने होते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल से बने हुए हार्मोन स्टेरॉइड हार्मोन कहलाते हैं। तो इनका केमिकल नेचर हो गया हार्मोन्स का। ठीक है, तो आपको हमने हार्मोन कैसे काम करते हैं ये बताया आपको, और बातें नहीं भाई, कोई दिक्कत हो तो हमसे डिस्कस कर लीजिए। क्या बताइए, कोई चीज़ ना समझ में आ रही पूछ लीजिए, क्या दिक्कत है। हाँ, ईस्टर्स के बारे में अब बायोकेमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री आपकी नहीं हुई है? अच्छा, तो होता है कि बायोकेमिस्ट्री में लिपिड आपने पढ़े हैं, लिपिड के ही डेरिवेटिव हैं ईस्टर, फैट के, वसा के डेरिवेटिव है। ठीक है, तो एक तरीके से आप कह रहे हैं वसा से बने। ठीक है, और दूसरे प्रोटीन से बने हुए हैं, दो तरह के। ठीक है, उनके बारे में आपने एक लिस्ट है कौन कौन से प्रोटीनियस हार्मोन है, कौन कौन से स्टेरॉइड हार्मोन है, उनकी पूरी लिस्ट है। उसको हम अभी जब हार्मोन पढ़ाएंगे तो उसके बाद लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो अब देखिए आगे हार्मोन्स के बारे में आगे हम पढ़ने के पहले ये समझ लें कि ब्रेन में हाइपोथैलेमस जो आपकी मास्टर ग्लैंड है वो कहाँ पर है और वहाँ से कैसे कंट्रोल शुरू होता है। आपने कहा होगा ये है आपका हेड, ठीक है ना, हेड में ये बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी के ऊपर जो एक इपिथाइसिस, एक उभार निकलता है, और ये ब्रेन है, फोर ब्रेन में तीन पार्ट में, तो फिर है आपका मिड ब्रेन और उसके बाद हाइंड ब्रेन, और हाइंड ब्रेन स्पाइनल कार्ड के रूप में नीचे फिर चला जाता है। तो फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब होती हैं, फिर उसके बाद सेरिब्रम होता है, और उसके बाद होता है डायनसेफलन। क्या होता है? डायनसेफलन। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं फोर ब्रेन में डायनसेफलन की, इसको हम अलग से बना देते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम और ये है डायनसेफलन। ठीक है, डायनसेफलन के ऊपर की ओर पीनियल ग्लैंड होती है, नीचे की ओर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ठीक है, डायनसेफलन की ऊपरी जो दीवार है वो कहलाती है एपिथैलेमस और नीचे वाली दीवार कहलाती है हाइपोथैलेमस। ये क्या है? डायनसेफलन की छत एपिथैलेमस और रूफ यानी फर्श क्या है? हाइपो
हाइपोथैलेमस। सेक्शन कार्ड किस तरह से देख रहे हैं तो ऐसा देख रहे हैं, दूसरा कभी डायग्राम बनाते हैं। ये क्या है, पीनियल ग्लैंड और ये है पिट्यूटरी। ठीक, ये हो गया। अब इस डायग्राम को हम दूसरे एंगल से देखें तो एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस और लेटरल थैलेमाई कहलाती हैं, लेटरल वॉल थैलेमाई कहलाती हैं। यह है एपिथैलेमस, ऊपर की ओर पीनियल ग्लैंड जुड़ी हुई है, नीचे की ओर हाइपोथैलेमस है और उसमें नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ी हुई है। और साइड वाली जो लेटरल वॉल है वो क्या कहलाती हैं, थैलेमाई। ठीक है, और बीच में जो कैविटी है वो कहलाती है वेंट्रिकल। ब्रेन के अंदर एक खोखली कैविटी होती है, ये कैविटी क्या कहलाती है, इसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, इसको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है वो कहलाता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो बीच में क्या है, ये वेंट्रिकल है, नीचे की ओर है हाइपोथैलेमस। आपको समझ में आ रहा होगा, हाइपोथैलेमस ये है। ठीक, हाइपोथैलेमस विभिन्न इच्छाओं को नियंत्रित करता है, खाने की इच्छा, पानी पीने की इच्छा, सोचने समझने में बहुत सारे जो है, और बहुत सारी जो हमारी जो डिजायर हैं, जो होते हैं, उनको उनके बारे में नियंत्रण हाइपोथैलेमस का होता है। तो जैसी इच्छा होती है उसके अनुसार हार्मोन्स का सिक्रीशन भी शुरू होता है। ठीक है, इसका मतलब बहुत कुछ हमारा जो हार्मोनल सिस्टम है वो किससे कंट्रोल है, हमारे विचारों से। ठीक है ना, विचार जैसे होंगे वैसे ही केमिकल कोऑर्डिनेशन शरीर में होने लगता है, वैसे ही आप जो है अपने आप को व्यवस्थित करने लगते हैं, कोऑर्डिनेट करने लगते हैं। जैसे विचार एकदम से डरावने आ गए, ठीक है, तो आप दौड़ लगाएंगे, उस जगह से भागेंगे। भागने के लिए कौन सा हार्मोन साबित होता है, एड्रिनल ग्लैंड एक हार्मोन साबित करती है, एपिनेफ्रिन या एड्रिनलिन। तो शरीर में वो क्या करेगा, ब्लड प्रेशर तेज करेगा, ग्लूकोज का कंजम्पशन बढ़ा देगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ा देगा, ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ेगा, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा आपको दौड़ने के लिए, तेज दौड़ लगाने के लिए। और शरीर में कोई घाव वगैरह चोट लग गई तो उसकी रिपेयरिंग के लिए तेज ग्लूकोज की सप्लाई या डिकम्पोजिशन करके एनर्जी जो है बढ़ा देगा, तो रिकवरी सेल्स की तेज़ी से हो जाए। मतलब जो भी सुरक्षा के लिए व्यवस्था है वो करेगा आपका एड्रेनलिन है। तो ये बात समझ आ गई आपको कि ब्रेन से ही पूरा पूरा कंट्रोल है। ठीक है, कंट्रोल किस तरह का है, न्यूरल और हार्मोन। ठीक है, तो अब ये जो हमारा हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस में नीचे की ओर जो गुबार निकलता है इसको बोलते हैं हाइपोफाइसिस। ठीक है, इस गुबार को क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसिस, और इसको बोलते हैं एपिफाइसिस। ठीक है, ये दो उभार हैं, बक्कल कैविटी से ऊपर की ओर जो उभार निकला हाइपोफाइसिस, और दूसरा उभार जो किससे निकला है, हाइपोथैलेमस से, वो कहलाता है हाइपोफाइसिस। ठीक है, और दोनों उभार आकर के एक छोटे से बोन के अंदर बंद हो जाते हैं। इस पिट या गर्त को बोलते हैं टेला टेला सेला टर्सिका, सेला टर्सिका। ये स्फिनॉइड बोन के अंदर, स्फिनॉइड बोन में ये ग्रूव होती है सेला टर्सिका, जिसमें दोनों एपिफाइसिस के उभार और हाइपोफाइसिस के उभार बंद हो जाते हैं। बाद में एपिफाइसिस का ये जो कनेक्शन है ये भी खत्म हो जाता है। ठीक, और बीच में आकर के ऐसे जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या बन जाता है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, ऊपर की ओर ये हाइपोथैलेमस से जुड़े हुए हैं, नीचे का कनेक्शन खत्म हो जाता है।
और बीच वाला हिस्सा इंटरमीडिएट लोब बनाता है। जहाँ पर जुड़ रहे हैं, देखिए ये है एंटीरियर पिट्यूटरी या अर्ध पिट्यूटरी, और ये क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, है ना। बीच में क्या बन जाती है, इंटरमीडिएट लोब। हो गया। अब देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी में दो पार्ट हैं, जो लोग ऊपर से नीचे की ओर जोड़ रही है उस इसको क्या बोलते हैं, बताएगा कौन, कौन बताएगा भाई। पार्स ट्यूबुलरिस, ट्यूब लाइक एक नलिका की तरह ये पार्ट नीचे की ओर निकला हुआ है, पार्स ट्यूबुलरिस। और जो दूरस्थ भाग है, दूर को बोलता है डिस्टल पार्ट, तो पार्स डिस्टलेरिस। पार्स ट्यूबुलरिस और पार्स डिस्टलेरिस, ये दो भागों से मिलकर के एंटीरियर पिट्यूटरी बनती है। ठीक है। इसी तरह से पोस्टीरियर पिट्यूटरी का ऊपरी भाग कहलाता है इन्फंडिबुलम, और दूसरा भाग नीचे की ओर कहलाता है पार्स नर्वोसा। ठीक है। तो पिट्यूटरी का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। एंटीरियर पिट्यूटरी को एडेनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी या एडेनो हाइपोफाइसिस, ठीक है, क्या कहलाती है, एडेनो हाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, और बीच में कौन सी है, इंटरमीडिएट। ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये दो पार्ट हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी बनती है बक्कल कैविटी के एपिफाइसिस से, ऊपर की ओर भाग से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी बनती है इससे, हाइपोथैलेमस के हाइपोफाइसिस से। ठीक है। तो पिट्यूटरी को इसीलिए हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। हाइपोफाइसिस में नीचे वाला होता है। तो हाइपोफाइसेक्टोमी एक शब्द यूज किया जाता है, हाइपोफाइसेक्टोमी। ठीक है। टॉमी मतलब काटना, टोमास मतलब द सेक्शन। ठीक है। हाइपोफाइसेक्टोमी जब किसी विशेष स्थिति में पिट्यूटरी को काट करके अलग कर दिया जाता है, वो कहलाता है हाइपोफाइसेक्टोमी। ठीक है ना। हाइपोफाइसिस शब्द से बना। तो हाइपोफाइसिस मतलब नीचे की ओर निकला हुआ उभार, और वो किससे बनता है, हाइपोथैलेमस से। तो इस तरह से हमने बताया कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी बनी, उसमें एंटीरियर पिट्यूटरी का ऊपरी भाग पार्स ट्यूबुलरिस और दूसरा भाग पार्स डिस्टलेरिस कहलाता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का एंटीरियर पार्ट इन्फंडिबुलम और दूसरा पार्ट पार्स नर्वोसा कहलाता है। ठीक। अब देखिए हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कहलाती हैं। कौन सेल्स कहलाती हैं, न्यूरो ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हाइपोथैलेमस से कुछ फ्लूइड्स ले करके और नीचे कहाँ स्रावित करती हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ठीक है। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स का काम होता है संवेदनाओं को लाना, साथ साथ में कुछ विशेष तरीके के हार्मोन्स को स्रावित करना या हार्मोन बनाने वाले फैक्टर्स को स्रावित करना। ठीक है। तो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स समझ में आ गया आपको।
ये अपने एक्सॉन की सहायता से कुछ तरल पदार्थों को, केमिकल मटेरियल को हाइपोथैलेमस से, ये है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से जरूरत के अनुसार कुछ फ्रूट्स को पिट्यूटरी तक पहुंचाने और यहाँ पर स्रावित करने का काम करते हैं। ठीक है, तो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद एक पोर्टल सिस्टम आपने पढ़ा। पोर्टल सिस्टम, पोर्ट जानते हैं? पोर्ट मतलब बंदरगाह। पोर्ट मतलब बंदरगाह, जहाँ पर जहाज होते हैं उसको क्या बोलते हैं? बंदरगाह। ऐसी पोर्ट होते हैं जिसमें जब प्लग लगाते हैं ना, पोर्ट बोलते हैं, जिसमें तार आप लगाते हैं, तो बंदरगाह या रुकने की जगह। तो ऐसे हमारे शरीर में भी पोर्टल सिस्टम होता है जहाँ पर रक्त को रोका जाता है। डायरेक्ट हार्ट में ब्लड भेजने की बजाय हमारे शरीर से जो वेंट्रल पार्ट से, जो पैरों से ब्लड आता है, आगे किडनी में रोका जाता है, उसको बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। फिर लीवर में अगर रोकते हैं तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ऐसे ही हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, ये कहाँ पर होता है? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड में। ये तीसरा पोर्टल सिस्टम है। कौन सा? हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, ये पोर्टल सिस्टम तीसरा मुख्य पोर्टल सिस्टम है। मेन आपका लिम्फेटिक पोर्टल सिस्टम है, दूसरा रीनल पोर्टल सिस्टम है, और तीसरा हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल। देखिए, हाइपोथैलेमस और हाइपोफाइसिस यानी पिट्यूटरी, दोनों में पोर्टल सिस्टम है, वो हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम है, जिसमें ब्लड को रोक करके जो हाइपोथैलेमस से फ्लूइड स्रावित हुए, कंट्रोलिंग जो स्टिमुलेशन स्रावित हुए, उनको हाइपोफाइसिस में रोक करके, पिट्यूटरी में रोक करके, उसके अनुसार पूरे शरीर को कंट्रोल करने के लिए काम करते हैं। उसके बाद इस रक्त को आगे हम भेजते हैं हार्ट। ठीक है, बताने से फोटो खींचना है क्या? वैसे स्क्रीनशॉट आपकी वीडियो से ही आ जाता है। अच्छा, वीडियो नहीं दिख रहा? कहाँ तक दिख रहा? साइड वाला नहीं दिख रहा? समझ में नहीं आ रहा, छोटा है वीडियो वाले। ठीक है, तो यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है। देखिए, हर टॉपिक में जब हम पढ़ा दें तो उसको जा कर के एक बार पढ़ने के बाद क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। और क्वेश्चन पेपर में आप लगातार कोशिश करिए कि इंग्लिश की बुक ही उठाइए। हिंदी में आप सोच जरूर रहे हैं कि पढ़ लेंगे, लेकिन वो एक स्वीट पॉइजन है, वो लगातार आपके साथ चलता रहेगा, आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। धीरे धीरे करके आप इंग्लिश की किताबें पढ़ने लगेंगे तो आगे की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि सब कुछ आगे इंग्लिश में ही है। ठीक है ना, ध्यान रखिए इस चीज़ को। आप वैसे तो हिंदी का लेक्चर है, हिंदी में सब समझ में आ जाता है आपको, तो टेक्नोलॉजी इंग्लिश में हो या हम हिंदी में लेक्चर ले रहे हैं तो भी टेक्नोलॉजी इंग्लिश में, उसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है। कनेक्टिंग वर्ड्स भी उसमें कुछ ज़्यादा नहीं होते, साइंटिफिक टर्म्स होते हैं तो वो हम वैसे भी इंग्लिश में यूज कर रहे हैं। आप थोड़ा सा उठाइए तो पेपर को, फिर जब ना बने तो बताइए। ठीक है, और गूगल ट्रांसलेटर है, आपको कोई दिक्कत है तो थोड़ा सा प्रयास कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए।
आपको क्या बताया था, ये न्यूरल सिक्रेटरी सेल्स ऐसे कोशिकाएं ये हाइपोथैलेमस से आती हैं और फ्लूइड्स को कहाँ स्रावित कर देती हैं, पिट्यूटरी। इसी तरह से बहुत सारी ब्लड वेसल्स आती हैं। ब्लड वेसल्स का एक गुच्छा सा बन जाता है और यहाँ पर ब्लड वेसल्स रुक करके पूरे शरीर को ब्लड ब्रेन के ब्लड को इकट्ठा करते हैं। कुछ समय के लिए ब्लड यहाँ रुकता है, उसके बाद फिर आगे जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम पोर्टल सिस्टम। अब फिर हमारा दूसरा काम क्या है, हमें पढ़ना हाइपोथैलेमस और उसके बाद जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको पढ़ना, ठीक है। तो जैसे आप बॉडी में देखें तो आपके ब्रेन में पहला तो हाइपोथैलेमस हो गया, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, ठीक है। फर्स्ट क्या है, हाइपोथैलेमस, ठीक। दूसरी सेकंड ग्लैंड कौन सी हो गई, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के ठीक ऊपर बीच में यहाँ पर कौन सी है, पिट्यूटरी आपको थर्ड, सेकंड है पीनियल, पीनियल ग्लैंड, ये हो गई सेकंड। थर्ड ग्लैंड हो गई पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक। नेक रीजन में आपकी कौन सी ग्लैंड है, थायराइड। फोर्थ ग्लैंड हो गई थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड में 1 2 3 4 छोटे दानेदार कण जैसे होते हैं, उनको बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड, पैरा ग्लैंड, ठीक है। ये कौन सी हो गई, ये डायग्राम है। यहाँ पर लंग्स हैं, यहाँ पर हार्ट है, हार्ट के ऊपर होती है थाइमस ग्लैंड, पता है आपको, ठीक, थाइमस ग्लैंड। फिर आपकी किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड के बाद ये टेस्टिस, अगर मेल है तो टेस्टिस, फीमेल है तो ओवरी, ठीक है। उनसे कौन सी ग्लैंड यहाँ पर, हार्ट और नॉट, टेस्टिस, ओवरी। और 10वां कार्पस ल्यूटियम, ये अगली ग्लैंड है, ठीक है। कौन कौन सी हो गई, 10वीं टेस्टिस और ओवरीज तो क्लियर है। ओवरी के अंदर बनने वाला कार्पस ल्यूटियम ये एक टेम्परेरी ग्लैंड है। जब भी ओवरी से ओवा रिलीज हो जाता है तो ओवा अगर फर्टिलाइज होता है तो कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करती है। ओवा फर्टिलाइज नहीं होता तो कार्पस ल्यूटियम श्रिंक करके कार्पस एल्बिकेंस के रूप में बाहर निकल जाती है। तो कुछ समय के लिए टेम्परेरी ग्लैंड है कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। अब इसके बाद क्या बचे आपके अन्य ग्लैंड्स में, देखो आपका स्टमक और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आपने पढ़ा है। स्टमक ये हो गया गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट करता है ना, तो 10 और 10 के बाद 11 नंबर है, 10 हो गया था।
चार्पस मीटर में आपका नहीं लिखा हमने, 9 10 ये हो गया और ये हो गया 11 स्टमक। और 12वां क्या है, ड्यूडेनम, या आप गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। आहार नाली भी हार्मोन स्रावित करती है। तो इसके अलावा एक हार्मोन आपकी किडनी भी स्रावित करती है, एंजियोटेंसिन, रेनिन सिस्टम पढ़ा ना, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ये आपको इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया है, अगर आपने देखा होगा वीडियो, आप लोग आए नहीं थे है ना। तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में हार्मोन्स का सिक्रीशन कौन करे, किडनी। उसके बाद और क्या है, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों है, हार्मोन भी स्रावित करती है, एंजाइम्स भी स्रावित करती है, ठीक है। एक और क्या बचा, हार्ट भी एक हार्मोन स्रावित करते हैं, और ये आप पता करके बताएंगे हमें, कंजर्वेशन है ये, ठीक है। अभी तक आपने हार्ट नहीं पढ़ा होगा, ठीक है ना। हार्ट कौन सा हार्मोन स्रावित करता है देखिएगा, और उसके बाद बताइएगा, कल हम डिस्कस करते हैं, ठीक। तो अब कोई एंडोक्राइन ग्लैंड बची है आपकी इसमें से, मुख्य ग्लैंड्स हो गए, ठीक है। तो ये 15 हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक लिस्ट बनाई है। मुख्य रूप से जो हार्मोन स्रावित करने वाले ग्लैंड्स हैं वो यही हैं, और इसके अलावा कुछ और लोकल हार्मोन स्रावित करने वाली ग्लैंड्स भी हैं, जो एक निश्चित क्षेत्र में वहीं पर काम करती हैं और वहीं पर खत्म हो जाती हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हमें अभी नहीं पढ़ना, मेन हमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही पढ़ना है। तो अब पहली ग्लैंड है आपकी हाइपोथैलेमस, सबसे ऊपर है, और यही सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, ठीक है। जैसे होता है कि हाइपोथैलेमस से, जैसे आपने देखा होगा हर गाड़ी में एक एक्सीलेटर होता है, एक ब्रेक होता है। तो शरीर भी क्या है, एक गाड़ी है जिसमें एक्सीलेटर और ब्रेक व्यवस्थाएं, ये हार्मोन्स के माध्यम से ही कुछ एक्सक्रीटरी सेंटर होते हैं, या क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग सेंटर होते हैं, और कुछ होते हैं इनहिबिटरी सेंटर, ठीक है। तो जैसे आपका है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, और दूसरा है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर। पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन स्रावित हो रहा है, लेकिन ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी से स्रावित तो हो रहा है, लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस में ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए जो रासायनिक पदार्थ स्रावित कर रहे हैं उनको बोलते हैं फैक्टर, ठीक है। जो ग्रोथ हार्मोन के स्रावण को तेज करते हैं उनको बोलेंगे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, और जो ग्रोथ हार्मोन के स्रावण को रोकते हैं उनको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर, ठीक है। ये पहला फैक्टर हो गया। जो पिट्यूटरी से न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स द्वारा हमने बताया था ये हाइपोथैलेमस है, और इन न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स द्वारा कहाँ पहुँच जाएगा, पिट्यूटरी में जाएगा। ये फैक्टर जाएंगे और यहाँ पर सिक्रीशन को प्रेरित करेंगे या कंट्रोल करेंगे। दूसरा, आपने पिट्यूटरी से हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन तो पहला हार्मोन पढ़ा ही है, इसको सोमैटोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, ठीक है। तो हम ये बात जानते हैं ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी स्रावित करती है, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि पिट्यूटरी पर ग्रोथ हार्मोन के स्रावण का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है, इसीलिए हम हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। दूसरा, पिट्यूटरी से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है, ये पिट्यूटरी से स्रावित होकर के थायरोट्रोपिक हार्मोन होता है ना, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। तो TSH जो है यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन
स्रावित करती है? ये हाइपोथैलेमस स्रावित करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो स्रावित कर रहा है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित होता है और जाता है थायराइड ग्लैंड में। थायराइड ग्लैंड में थायरॉक्सिन के सिक्रीशन को प्रेरित करता है, लेकिन इस पर कंट्रोल है हाइपोथैलेमस का। ठीक है, इसी तरह से आपने एड्रेनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन पढ़ा होगा, जो किडनी में जाता है। ये एड्रिनल ग्लैंड में जाता है पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी से कहाँ जा रहा है? एड्रिनल ग्लैंड में। एड्रेनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब इस पर भी रिलीजिंग फैक्टर और एड्रेनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर ये काम कर रहे हैं। शॉर्ट में लिखा समझ में आ रहा है ना आपको? एड्रेनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर जो एड्रेनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन को स्रावन करने के लिए प्रेरित करते हैं। कहाँ से? पिट्यूटरी से। और इनहिबिटरी फैक्टर पिट्यूटरी से उसके स्रावन को रोकते हैं। और ये सब कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? हाइपोथैलेमस से। इसी तरह से अलग अलग ग्लैंड्स में किस हार्मोन के स्रावन को कराना है, किसको रोकना है, ये कंट्रोल हमारा पूरा पूरा हाइपोथैलेमस का होता है। कुछ में पिट्यूटरी के माध्यम से कंट्रोल होता है, कुछ में डायरेक्ट कंट्रोल होता है। इसलिए हम हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, बात समझ आ गया? तो सभी हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए दो फैक्टर होते हैं। एक होता है रिलीजिंग फैक्टर होता है, दूसरा होता है इनहिबिटरी फैक्टर। इनहिबिशन होता है रोकना, यानी ब्रेक की तरह काम कर रहा है। रिलीजिंग सेंटर में एक्सीलेटर की तरह काम करता है, उसके सिक्रीशन को बढ़ाता है। अब सिक्रीशन ज़्यादा ना हो जाए या सिक्रीशन कम ना हो जाए, इसके लिए हमारे शरीर में एक स्पेसिफिक सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। आपका जो तंत्रिका तंत्र है, क्या सोचना, जो आप चाहते हैं वो सोच सकते हैं, लेकिन अचानक जो कंट्रोल करने हैं वो अपने आप, जैसे पलक झपकती है तो वो पलक जरूरत के हिसाब से झपकती है, आपकी इच्छा अनुसार नहीं झपकती, आप चाहें तो रोक भी नहीं सकते। ठीक है ना? इसी तरह शरीर के अंदर की बहुत सारी क्रियाएं, भोजन को अंदर ग्रहण करना आपके हाथ का काम है, लेकिन अंदर की जो पूरी क्रियाएं हैं वो अपने आप नियंत्रित होती हैं। किसी क्रिया को भूख के जब ज़्यादा लगती है तो पाचन क्रिया को तेज करना, जब भूख कम लगती है तो पाचन क्रिया को धीमा करना, ये सब काम कंट्रोल कहाँ से होते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम द्वारा, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा। शरीर में एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म चलती है, एक क्रिया को तेज करती है, एक धीमा करती है। जैसे ग्लूकोज लेवल कम होगा तो ग्लूकोज लेवल बढ़ाने के लिए सिक्रीशन शुरू हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म तेज होगी। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो पार्ट हैं। आपने पढ़ा है नर्वस सिस्टम? अभी नहीं पढ़ा। नर्वस सिस्टम में एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो तरीके के होते हैं, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं, यानी एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। एक हार्ट बीट बढ़ाता है, दूसरा हार्ट बीट घटाएगा। एक ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, एक ब्लड प्रेशर घटाएगा। ठीक है ना? एक पसीने के सिक्रीशन को तेज करेगा, एक पसीने के सिक्रीशन को कम करेगा। एक बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाएगा, दूसरा टेम्परेचर को घटाएगा। एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स के स्राव को तेज करेगा, एक कम करेगा। इस तरह से एक बीच की साम्यावस्था बनाए रखने का काम करते हैं, ताकि शरीर की अंदर की जो स्थिति हमें चाहिए वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो ऐसे हार्मोन्स में भी ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अपने आप कितने फैक्टर्स, मतलब कितनी जरूरत है हार्मोन की, उतना साबित कराएगा, और फिर कब रोकना है वो रोक देगा। ये कंट्रोल ऑटोनॉमिक कंट्रोल होता है। और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि आजकल वो कुछ प्रॉब्लम एंडोक्राइन सिस्टम की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, और ऐसे डॉक्टर्स को बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, जो हार्मोनल सिस्टम संबंधी जो शिकायतें आ रही हैं उनका ट्रीटमेंट करते हैं। अब तो एलोपैथी में अलग अलग ब्रांचेस हैं ना, जैसे कोई जो है हार्ट संबंधी स्टडी के लिए कार्डियोलॉजिस्ट, लीवर संबंधी प्रॉब्लम के लिए गैस्ट्रोलॉजिस्ट, या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाचन संबंधी, पेट संबंधी शिकायतों के लिए गैस्ट्रोलॉजिस्ट। ठीक है ना?
और किडनी संबंधी समस्याओं के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक है। ब्रेन संबंधी समस्याओं के लिए न्यूरोलॉजिस्ट, सोचने समझने संबंधी समस्याओं के लिए साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। इसी तरह से एंडोक्राइन सिस्टम के उपचार के लिए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, है ना। तो एंडोक्राइनोलॉजी में हम इन सब चीज़ों को ध्यान से देखते हैं और अध्ययन करते हैं। तो जब कभी भी आपके शरीर के न्यूरल पार्ट यानी ब्रेन के पार्ट डिस्टर्ब होते हैं, तभी आपकी कभी थायराइड ग्लैंड से होने वाले स्रावन, थायरॉक्सिन का स्रावन कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। बहुत सारे आपने सुना होगा लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है, ठीक है। क्यों हो रही प्रॉब्लम? तो थायराइड की प्रॉब्लम थायराइड से नहीं हो रही है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से हो रहा है सीक्रेट? पिट्यूटरी से। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित हो रहा है पिट्यूटरी से, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस का रिलीजिंग और इनहिबिटरी फैक्टर, ठीक है। और हाइपोथैलेमस मतलब ब्रेन, ब्रेन संबंधी विभिन्न समस्याएं ही आज के समय में शरीर की विभिन्न समस्याओं का कारण। मस्तिष्क अगर स्वस्थ है तो आप स्वस्थ हैं। तो अब हम लोग मस्तिष्क के टॉनिक पे ध्यान नहीं देते। मस्तिष्क को क्या चाहिए टॉनिक? ब्रेन जब आपका संयमित, मन आपका खुश होगा तो अपने आप संयमित होगा। भाई आप देखते हैं तनाव एक तरीके का केमिकल स्टिमुलेशन है। इरिटेशन क्या है? केमिकल स्टिमुलेशन। कोई आवाज़ आपकी आई कान में तो क्या केमिकल स्टिमुलेशन। वो जैसे आप देखा होगा बैंड बाजा का फोर्स में होता है। परेड जब अच्छे से कराना होता है तो बैंड बजता है, ड्रिल होती है, पैर अपने आप आपका जोश में चलता है। शादियों में इसीलिए जो है बैंड बाजा बजाया जाता है ताकि जोश आ जाए, नहीं तो कोई डांस ही नहीं करेगा। डीजे बहुत तेज तेज ताकि अपने आप हिलने लगे शरीर, वो केमिकल स्टिमुलेशन है। अब लगातार अंदर उथल पुथल जो है वो केमिकल स्टिमुलेशन। इसका मतलब है आपकी साम्यावस्था नहीं है, साम्यावस्था नहीं है, कोई चीज़ लगातार आपको डिस्टर्ब कर रही है तो मन के अंदर की स्थितियाँ डिस्टर्ब होंगी। तो उससे बचने के लिए आप क्या करेंगे? ऐसे हार्मोन से क्लिक करेंगे लगातार, और वो सिक्रीशन अनियमित जब होने लगेगा तो विभिन्न तरह की समस्याएं शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। उसमें बहुत कुछ रोल डाइट का भी है। खाने में जो हैवी मेटल्स आजकल पहुंच रहे हैं वो भी बहुत खतरनाक हो गए हैं। यूरिया और रासायनिक पदार्थ, कीटनाशक दवाइयाँ जो खाने में जा रही हैं वो भी एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्टर्ब करती हैं। साथ साथ में आपके अंदर की मानसिक स्थिति जब तनाव की होती है, चिड़चिड़ापन होता है, दिनचर्या अव्यवस्थित होती है, तो ये विभिन्न समस्याएं आती हैं। जैसे बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक काम करती है, वो बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? शरीर के हर अंग का एक वर्किंग टाइम फिक्स है। हर ऑर्गन के लिए एक समय है जिस पर वो अच्छे से काम करता है। और आज क्या करते हैं, आपको जब पढ़ना है तो आप रात में 2 बजे तक 3 बजे तक पढ़ते हैं, ठीक है। वो समय ब्रेन का आराम करने का समय है, ठीक है। जो 10 से 4 की सुबह की नींद होती है वो शरीर के मस्तिष्क की आराम करने की का समय है, जिसको आपने डिस्टर्ब कर दिया। जो भी आपके इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में कॉन्ट्रैक्टाइल मूवमेंट, जो पेट साफ करते हैं उनका समय फिक्स है सुबह 5 बजे से 6 बजे के आसपास। उस समय जो आपका पेट साफ होगा उतना अच्छा पेट फिर साफ नहीं होगा, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत शुरू होगी अगर आप रात में देखेंगे तो क्या होगा? जब आराम नहीं मिलेगा। इसी तरह से भूख लगने का जो इंजाइम सिक्रीशन का, डाइजेस्टिव इंजाइम सिक्रीशन का समय सुबह 7 बजे नाश्ता बोलते हैं और 10 से 11 बजे भोजन, क्योंकि उस टाइम पे हार्मोन्स ना करके इंजाइम्स का सिक्रीशन ऑटोमेटिकली होता है। वो शरीर की ज़रूरत है, उस समय आपको अपने आप भूख लगती है। और होता क्या है कि आप जब उस समय टाइम पे नाश्ता नहीं करते तो जो स्टमक से गैस्ट्रिक जूस स्रावित हो रहा है उसमें HCl है, वो स्रावित होकर कहाँ जाएगा? इंटेस्टाइन। गैस्ट्रिक जूस अम्लीय है, इंटेस्टाइन का मीडियम होता है बेसिक क्षारीय, तो इंटेस्टाइन के माध्यम को वो अम्लीय बना देगा। और इंटेस्टाइन में माइक्रोलाई है, उससे एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाएगा, और ब्लड के साथ वो एसिड पूरे शरीर में रोटेट होगा, शरीर के माध्यम को एसिडिक बना देगा, ठीक है। ब्लड को अम्लीय बना देगा। जब हाइपर एसिडिटी की शिकायत जब होगी तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और लगातार ये स्थिति बनी रहेगी तो ब्रेन हेमरेज तक हो जाता है। यानी ब्रेन संबंधी प्रॉब्लम, हार्ट संबंधी प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम किससे शुरू हो गई? आपकी दिनचर्या के अव्यवस्थित होने से, ठीक है।
लंबे समय तक जब एसिडिटी बनी रहेगी तो क्या होगा, मेमोरी लॉस होगा। तो आप रात में जब ज़्यादा पढ़ेंगे तो शरीर के अंदर गर्मी बढ़ेगी, और गर्मी बढ़ेगी तो याददाश्त, याद करने की क्षमता घटेगी, पाचन की क्षमता घटेगी, शरीर की कार्य क्षमता घटेगी। बॉडी क्लॉक को हमेशा मेंटेन करें, और बॉडी क्लॉक अगर आप सही से मेंटेन कर लिए, अपने आप आपका ये एंडोक्राइन सिस्टम मेंटेन रहता है। आज के समय एंडोक्राइन प्रॉब्लम जो आ रही हैं उसका बॉडी क्लॉक का डिस्टर्ब होना, इन्वायरमेंटल, और दूसरा ऑक्सीजन की कमी। तो मेडिटेशन जो करते हैं ना, तो मेडिटेशन से क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। वो ऑक्सीजन आपको ब्रेन तक जा करके हर सेल में भोजन पहुंच रहा है ब्लड के साथ। जब ग्लूकोज है और ऑक्सीजन पहुंची तो उसने ग्लूकोज को तोड़ा और एनर्जी दी। तो बहुत सारे ब्रेन के न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन की कमी से निष्क्रिय पड़ जाते हैं। जब ऑक्सीजन पहुंचती है तो एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो प्राणायाम क्या करता है, आपको कॉन्सेंट्रेशन देता है, सोचने की क्षमता बढ़ाता है, क्योंकि उन सब न्यूरॉन्स में एनर्जी लेवल बढ़ता है। तो पूरा का पूरा सिस्टम कहाँ से शुरू, ब्रेन से। ब्रेन से पूरा एंडोक्राइन सिस्टम की समस्याएं शुरू हुई हैं, और इसीलिए आप देखते हैं अवॉर्ड्स की शिकायतें आजकल आने लगी हैं। तो आप देखते हैं जब बहुत सारे ऐड आते हैं, नहीं संतान दंपत्ति संतान पाएं, कैसे पाएं, उसके लिए क्या करते हैं वो लोग, यूट्रस में विशेष तरह के जो है हार्मोनल ट्रीटमेंट दे करके प्लेसेंटा डेवलप करने की क्षमता विकसित करते हैं। ये नेचर में दी है हमें, डिस्टर्ब कहाँ से हुई, ब्रेन से। ठीक है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आज के समय एसिडिटी और गैस्ट्रोलॉजिस्ट बहुत सारे बढ़ गए हैं। ये समस्या कहाँ से आई, ब्रेन से। कार्डियक प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की शिकायत बहुत बढ़ गई है, उसका कारण ब्रेन। डायबिटीज की प्रॉब्लम वो भी ब्रेन से। पूरा सिस्टम आपका ब्रेन से कंट्रोल है। इसलिए सबसे पहले आपको ब्रेन को अच्छे से समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और उस पर जो है ध्यान देना, तभी आपका सिलेक्शन भी जाएगा। सिलेक्शन के लिए कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन कैसे आएगा, जब व्यवस्थित दिनचर्या। ठीक है। लंबे समय तक पढ़ने के लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगी, टाइमिंग की भी और आपके सर्किल की भी। सर्किल भी तनाव वाला होगा तो दिक्कत है वो भी, और घर के माहौल से भी आपको थोड़ा सा अलग होना पड़ेगा ताकि अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान है। तो ये आपको समझ आ रहा है कि पूरा पूरा कंट्रोल यहाँ से है हाइपोथैलेमस का। पीनियल ग्लैंड आपके हाइपोथैलेमस में ऊपर की ओर है, जिसके बारे में आपने पढ़ा है, पहले नहीं पढ़ा पीनियल ग्लैंड के बारे में, 12 तो सब लोग कर चुके हैं ना। हाँ, कौन बताएगा पीनियल ग्लैंड के बारे में, बता दें। पीनियल के बाद पिट्यूटरी पे आते हैं। पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन स्रावित करती है। मेलाटोनिन हार्मोन जो है ये पीनियल ग्लैंड के द्वारा स्रावित किया जाने वाला एकमात्र हार्मोन है जो गैमेट्स के विकास को सपोर्ट करता है। ठीक है। और अंधेरे में रहने वाले लोगों पर ये मेलाटोनिन हार्मोन ज़्यादा स्रावित होता है, इसलिए अंधे लोगों में मैच्योरिटी जल्दी आती है। ठीक है। जो ब्लाइंड है, लाइट प्रकाश कम पड़ता है, उनमें मेलाटोनिन का सिक्रेशन ज़्यादा होता है। ठीक है। और कोई हार्मोन नहीं। लेकिन पीनियल ग्लैंड के बारे में आपको मालूम हो, कुछ एंशिएंट एनिमल्स में थर्ड आई पाई जाती है। कौन सा एनिमल है जिसमें थर्ड आई पाई जाती है, बताएगा कोई? आपने शंकर भगवान ने तो तीसरा नेत्र देखा है, ठीक है ना, सुना तो भाई है। तीसरा नेत्र प्राचीन जंतुओं में एक रेप्टाइल है, उसका नाम है स्फिनोडॉन पंक्टेटम। ठीक है। स्फिनोडॉन पंक्टेटम। स्फिनोडॉन पंक्टेटम उसको बोलते हैं टुएटारा। वहाँ की जो ट्राइब्स है उसको बोलते हैं टुएटारा। तो ये स्फिनोडॉन पंक्टेटम में थर्ड आई का पाया गया ना, ये बता रहा है कि पहले 3 नेत्र पाए जाते थे, धीरे धीरे ये थर्ड आई, इसको क्या बोलते थे, पीनियल आई। पीनियल आई पीनियल ग्लैंड के रूप में कन्वर्ट हो गई। ठीक है। पीनियल ग्लैंड के रूप में
धीरे धीरे ये वेस्टिजियल ग्लैंड के रूप में परिवर्तित हो गई। इसके और ज़्यादा कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन पहले ये थर्ड आई जिनमें पाई जाती थी उसका ये नाम आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ये इसलिए हमें मिलता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी के अन्य भाग से अलग हो गया था। तो उस समय के जो प्राचीन जंतु पूरी पृथ्वी में बने उस दौरान से ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया और आगे जो मैमल्स का विकास ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो पाया, उस कारण से जो मांसाहारी मैमल्स के ना होने के कारण सुरक्षित बचे रह गए। बाकी दुनिया में ये खत्म हो गया बिल्कुल। ठीक है, तो पीनियल आई या थर्ड आई ये मॉडिफाइड होगी पीनियल ग्लैंड में कन्वर्ट हो गई, जो मेलेटोनिन हार्मोन साबित करती है जो मैच्योरिटी को प्रमोट करती है। ठीक है, दूसरी ग्लैंड आपकी है पिट्यूटरी। अब इस पे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो प्रमुख हार्मोन्स हैं उनके बारे में आप एक लिस्ट बना लें, फिर एक एक को डिस्कस करते हैं। पहला हार्मोन आपका कौन, आपको मालूम होगा कौन सा है? ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, दूसरा हार्मोन कौन सा है? एड्रिनो कार्टिको ट्रॉपिक हार्मोन। तीसरा कॉर्टेक्स से बना ना, ठीक, थायरोट्रॉपिक थायरोट्रॉपिक हार्मोन। चौथा हार्मोन कौन सा है? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, और कौन से बचे? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन में ही ये दो FSH एंड LH, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। देखिए ये जो आपका गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है गोनेट्स में जाता है। गोनेट्स का मतलब टेस्टिस और ओवरीज में जाता है। ठीक है, तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन में से एक होगा जो ओवरी में जाएगा। ठीक है, और ओवरी में ओवा के विकास को प्रेरित करेगा, वो कहलाएगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और अगर ओवरी की बजाय टेस्टिस में जाएगा तो स्पर्म के विकास को प्रेरित करेगा। ठीक है, और ओवरी में जब ओवा बन जाएगा तो उस बने हुए ओवा को बाहर रिलीज करने के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सपोर्ट करते हैं। ठीक है ना, आपने गोनेडोट्रोपिक हार्मोन में गोनेट्स में टेस्टिस में जाएगा तो कहलाएगा एंड्रोजन, ओवरी में जाएगा तो क्या कहलाएगा? ईस्ट्रोजन, और एंड्रोजन जाएगा टेस्टिस में। ठीक है, और उसके बाद
अगला कौन सा है हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एंड्रोजन, जो बोला ना यही जाएगा, ठीक है। एंड्रोजन ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन साबित करेगा जो स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करेगा, ठीक है। फिर एक हार्मोन, ये तो हो गया आपके कौन से हार्मोन? एंटीरियर पिट्यूटरी से स्रावित होने वाले हार्मोन, ठीक। सेकेंड कौन सी है? इंटरमीडिएट लोब, इंटरमीडिएट लोब से मेलानोट्रोपिक हार्मोन साबित होगा, या मेलानिन क्या किसे? एंटीरियर से नहीं, मीडियल से होता है, ठीक है। या इसको मेलानोसाइट बोलते हैं, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग। होता क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ कई बार लिखा इसलिए मिल जाता है क्योंकि जो इंटरमीडिएट लोब है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से फ्यूज हो जाती है, ठीक है। बाद में इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, ठीक है। तो कई जगह पर वो एक साथ एंटीरियर पिट्यूटरी ही लिखा है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी लिखा है, बीच में इंटरमीडिएट लोब के हार्मोन नहीं लिखे, ठीक है। और तीसरा कौन सी हो गई? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन साबित होते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से स्रावित होने वाले हार्मोन हैं। तो अब देखिए ये हार्मोन टोटल आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हार्मोन करीब हैं, और जो बचेंगे तो हम बाद में उनको देख लेंगे। जैसे मेटाबॉलिक हार्मोन अभी नहीं लिखा, जो मेटाबॉलिक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन ये भी नहीं लिखा, इसी में है प्रोलैक्टिन हार्मोन। छठवां है मेटाबॉलिक हार्मोन। अभी हम एक एक करके उनको कर लेंगे पूरा। तो पहला हार्मोन कौन सा है? ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। आपको मालूम है कि ग्रोथ हार्मोन जो शब्द है वो बता रहा है कि हार्मोन शरीर की वृद्धि को प्रेरित करता है, ठीक है। और शरीर की वृद्धि को प्रेरित करने वाला यह हार्मोन शरीर के सभी कोशिकाओं में, इसके रिसेप्टर होने के कारण सभी कोशिकाओं में काम करता है। और अगर ये हार्मोन प्रारंभिक अवस्था में, शिशु अवस्था में ज़्यादा स्रावित होता है तो शरीर की वृद्धि तेज हो जाती है, जिससे गायनेटिज्म बोलते हैं ना, अति भीमकायता, शरीर आकार में बड़ा हो जाता है, तो गायनेटिज्म की शिकायत उत्पन्न होती है। जैसे आपने खली को देखा होगा, ठीक है। खली कैसे बड़ा हो गया है? उसका जो एंडोक्राइन सिस्टम और डिस्टर्ब। ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा स्रावित हुआ तो उसकी हाइट बढ़ती चली गई, ठीक है। और एक निश्चित उम्र तक तो उसके रिसेप्टर्स होते हैं शरीर में, तो हाइट बढ़ती गई। उसके बाद खली को बहुत सारी प्रॉब्लम है, उसके पेन बहुत ज़्यादा उसके जो है जॉइंट्स में होता है। ये जबड़ा बड़ा हो गया, पहले इतना बड़ा नहीं था, ये बोन्स पीछे की ओर कुबड़ निकल आए। तो ग्रोथ हार्मोन जब एक निश्चित उम्र तक स्रावित होगा तो लंबाई बढ़ेगी, ठीक है। गायनेटिज्म की शिकायत होगी। और अगर एक निश्चित उम्र के बाद भी हार्मोन स्रावित होगा तो ग्रोथ वाले रिसेप्टर तो खत्म हो जाएंगे ना सेल्स में। एक निश्चित के बाद उम्र शरीर की वृद्धि वाले रिसेप्टर्स जो होते हैं हार्मोन्स में, हार्मोन्स पहुंचा सेल में वो रिसेप्टर जब खत्म हो गए तो वृद्धि रुक गई। तो अब बोन्स की
हाइट में वृद्धि नहीं हो रही, तो फिर क्या करेगा, डाइट ग्रोथ हार्मोन तो लगातार काम कर रहा है, तो फिर ये इंड्स जो हैं जॉइंट्स के, यहाँ पर बोन्स बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो जैसे ये खुला हुआ भाग है बोन का एक तरफ आगे की ओर, यहाँ पर कोई जॉइंट नहीं तो लोअर जा बड़ा हो जाएगा, जबड़ा पीछे तो बढ़ नहीं सकता। इसके बाद ये जो आपका पेक्टोरल गर्डल है, इसमें ये जैसे जो ऊपर निकले कुगड़ के रूप में निकल आएंगे, इस तरह की प्रॉब्लम जो है जब एक निश्चित उम्र के बाद ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा होता है तो प्रॉब्लम शुरू होती है, तो उसको बोलते हैं एक्रोमेगाली। गायनेटिज्म और एक्रोमेगाली ये दो तरह की शिकायतें कब होती हैं, जब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन शिशु अवस्था में ज़्यादा होता है तो गायनेटिज्म या अतिभीम कहता, और वयस्क अवस्था में अगर हार्मोन का स्राव ज़्यादा होता है तो एक्रोमेगाली की शिकायत होती है। ठीक है, और अगर हार्मोन का सिक्रेशन कम होगा तो क्या होगा, डॉर्फिज्म, बौनापन, शरीर की वृद्धि धीमी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हार्मोन शरीर की वृद्धि को संतुलित करने, शरीर की कोशिकाओं की रिपेयरिंग करने और शरीर की एक निश्चित हाइट तक पहुंचने के बाद उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है, तो हमें लगता है कि आज समय हो गया क्या, हो गया तो रहें, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। बंद है क्या सर हार्ट कौन से ट्रीट करता है?